हाँ, कल तो 10 से 12 वाला बैच में जानते हैं 2-3 गो लड़की का हाथ फट गया, खोचहा फट्ठा से मार रहे थे जानबूझ करके, समझ गए। डंडा भी होता है, वो खोचहान होता है जिसमें जो है हाथ उत फट जाए, समझ गए। तो एक आध गो लड़की का हाथ फटा है, एक आध गो लड़कों का हाथ फटा है। खैर आज तो किसी का हाथ नहीं फटा है। अरे पढ़ेगा नहीं, अरे जो पढ़ा दिए वो आप जवाब नहीं दीजिएगा तो हम आपका आरती थोड़े उतारेंगे, आरती नहीं उतारेंगे। भले मानवाधिकार आयोग में हम पे केस हो जाए, कोई मतलब ना है। 16 गो था, एगो घटा है, 15 गो हो गया है, फिर से 16 गो हो जाए। अरे फालतू का केस है सब, झूठ मूठ का। जल्दी लाइव कीजिए ना, लाइव है। हाय तुरिका, आपको बोलना नहीं चाहिए, हम क्या क्या। चलिए आ जाइए, लाइव है ना। हाँ चलिए आ जाइए। और सब क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए, और सब मजा में? पढ़िए लिखिए मन से, और क्या बोलेंगे, और तो कुछ बोलेंगे। तो आ जाइए, अब पढ़ते हैं मौर्य काल। बस मौर्य काल में जो है प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे थे, उसमें जो आपको मौर्यकालीन राजा थे उनको सहायता एवं सहयोग देने के लिए जो पदाधिकारी होते थे, जो अध्यक्ष होते थे, उसकी चर्चा हमने आपके साथ किया। साथ ही साथ मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था हो गया, मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था हो गया, मौर्यकालीन गुप्तचरी व्यवस्था हो गया। इन सभी बातों की चर्चा पिछले क्लास में हमने आपके साथ किया है। अब देखिएगा, मौर्यकाल में जो है समाज में, मौर्यकालीन समाज में कौन कौन सी प्रथाओं का प्रचलन था, किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। और इसके अलावे जो है आपको मौर्यकाल में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, तो 2-3 चीज बाकी है। प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग समझ चुके हैं, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझना है, और सामाजिक व्यवस्था के बाद जो है हम लोगों को मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के विषय में समझना है। और धार्मिक विषय यहां पर हम लोगों को देखना नहीं है। और धार्मिक व्यवस्था जो है इसलिए हम लोगों को नहीं देखना है, धार्मिक व्यवस्था इसलिए नहीं देखना है क्योंकि धार्मिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और साथ ही साथ आपने जो है ये पढ़ा है कि अलग अलग शासक अलग अलग धर्म को मानता था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो अलग अलग शासक जो है अलग अलग धर्म को मानता था। लाइव है कि नहीं है जी? थोड़ी हमको तो सको होता है। हाँ हाँ चलिए, लाइव है, हाँ लाइव है, हाँ है, ठीक है। तो आगे जो है अब हम लोग कुछ चीज मौर्यकाल में बाकी है उसको समझ बूझ लेते हैं, और उसके बाद जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और फिर मौर्यकाल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है हर चैप्टर में परिशिष्ट लिखाते हैं या कुछ पूछा हुआ प्रश्न लिखाते हैं, तो वो पूछा हुआ प्रश्न भी जो है आपको हम लिखा देंगे। जी गौतम जी, आपका कमेंट एकदम शो कर रहा है। लक्ष्मी कुमारी लाइव है, हाँ लाइव है। चलिए, कर्मांतिक एग्रोनोमाई तो हम आपको बता दिए थे, कर्मांतिक उद्योग एवं व्यापार, एग्रोनोमाई जो है सड़क निर्माण अधिकारी, ये सब चीज तो हम आपको बता दिए थे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आ जाइए। चल ओ आंसर, ओ आइए आइए, इसका रिवीजन कर लेते 1 मिनट। हाँ आइए आइए। उद्योग और कारखाना के प्रधान क्या? कर्मांतिक ना, हाँ। सड़क निर्माण अधिकारी, एग्रो नोमाई ना, राजकीय द्वार का रक्षक, हाँ द्वारिक, राजकीय द्वार का रक्षक द्वारी ना, हाँ। मापतौल विभाग, हाँ पोतबा अध्यक्ष, पोतबा शराब खाने के प्रधान, सूड़ा बुचर खाने, सुना अध्यक्ष, टकसाल विभाग, लक्षणा वेश्यालय विभाग के प्रधान, गणिका अध्यक्ष। मौर्यकालीन सबसे प्रचलित मुद्रा
चांदी का न, चांदी का न, चांदी का। मौर्य काल में तांबा की मुद्रा को क्या क्या काकनी और काकनी और काकनी और मासक। आगे मुद्राओं के निरीक्षण करने वाले पद क्या क्या रूप रूप दर्शक। किस न्यायालय में दीवानी मामलों धर्म दीवानी मामलों धर्म। किस न्यायालय में फौजदारी मामला कंटक कंटक। पहली गुप्तचर मौर्य कब मौर्य। गुप्तचरों के लिए गुड पुरुष शब्द कहां देखने को मिलता है कौटिल्य के और कौटिल्य के गुप्तचर से संबंधित विभाग महामात्य सर्प महामात्य महामात्य सर्प। गुप्तचर विभाग के सबसे बड़े अधिकारी सर्प महामात्य। अलग अलग जगह जाकर जो संचार क्या संचार ना। चलिए हो गया। अब आगे आ जाइए। हेडिंग मारिएगा हेडिंग मारिएगा सामाजिक व्यवस्था। हेडिंग मारिएगा क्या सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था। क्या हेडिंग मारे हैं सामाजिक। अच्छा सामाजिक व्यवस्था में हम लोग को क्या पढ़ना होता है वो समाज में क्या प्रचलित था और क्या प्रचलित यही सब चीज ना पढ़ना होता है। चलिए तो आ जाइए देखते हैं बीपीएससी का बैच। अरे आ जाएगा बता देते हैं ना। ठीक है थोड़ा सा पहले ठीक ठाक करने दीजिए ना। आ जाएगा जल्दी आ जाएगा सर। फुल लेंथ टेस्ट देते हैं सर फिर भी डेली टेस्ट देना जरूरी है सर। उत्कर्ष सोलंकी जी हाँ एकदम। देखिए जब तक नोटिफिकेशन बिहार दरोगा का नहीं आता, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करें, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता जितना क्लास करने का मन है क्लास कीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया वैसे ही कम क्लास करना है, घर पे ज्यादा सेल्फ स्टडी करना है, बाहर इधर उधर नहीं करना है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक सुबह से लेकर शाम तक क्लास कीजिए। हम तो यही कहेंगे समझ गए। सोनू यादव अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था या राजूक कहा जाता था, जिसकी तुलना आज के आईएएस वर्ग से की जाती है। नहीं गुप्त काल में नहीं राजूक कहा जाता था। सिर्फ राजूक 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 कहा जाता था। राजूक आगे जो है ये लिखाते हैं हम आपको यहां पर लिखाते परिशिष्ट में हम आपको ये बात लिखाएंगे। समझ गए सोनू जी। परिशिष्ट में ये बात हम आपको लिखाते, आप टेंशन मत लीजिए। राजूक होगा आपका उत्तर। हाँ चलिए अब आइए हटा दीजिए कमेंट हटाइए। देखिए सामाजिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है इन चीजों को हमें देखना होता है कि समाज में किन व्यवस्थाओं का प्रचलन था किन व्यवस्थाओं का प्रचलन नहीं था। तो देखिए मौर्य काल में समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा यानी गुलामी प्रथा, यानी मनुष्य के क्रय विक्रय, मनुष्य का जो क्रय विक्रय होता था उसी को दास प्रथा का प्रचलन था। दूसरी बात समाज में जो है आपको विधवा पुनर्विवाह प्रथा का प्रचलन था। विधवा पुनर्विवाह प्रथा का प्रचलन था यानी विधवाएं जो है विवाह कर सकती थी, विधवाएं दोबारा विवाह कर सकती थी। फिर समाज में अगर महिलाओं की हम लोग बात करें तो समाज में महिलाओं की स्थिति जो है अच्छी थी। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन ये जो कहिएगा बहुत अच्छी थी वैसी कोई बात नहीं है। अच्छी थी समाज में महिलाओं की स्थिति, समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इसके अलावे आपको मौर्य काल में संभ्रांत यानी अच्छे घरों की महिलाएं, मौर्य काल में संभ्रांत यानी अच्छे घरों की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। वैसी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उन्हें
अनिष्कासिनी कहा जाता था, उन्हें जो है अनिष्कासिनी कहा जाता था। और समाज में वेश्यावृत्ति का प्रचलन हुआ करता था। वेश्यावृत्ति को संरक्षण प्रदान किया गया था, वेश्यावृत्ति को राज्य के द्वारा जो है आपको संरक्षण प्रदान किया गया था। और उस समय स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपाजीबा कहलाती थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपाजीबा कहलाती थी। दूसरी बात हमने आपको यह बताया है कि मौर्य काल में जो है विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, विधवा फिर से विवाह कर सकती थी, यह अधिकार जो है आपको विधवा को था। लेकिन कुछ विधवाएं ऐसी होती थी जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना चाहती थी, तो वैसी विधवा जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन भी कर सकती थी, वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन भी कर सकती थी। और उस प्रकार की महिलाओं को जो है छंदवासिनी कहा गया, छंदवासिनी कहा गया, छंदवासिनी कहा गया। और जो है वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं मौर्य काल में रूपाजीबा कहलाती थी। तो गौर से इन चीजों को आप सुनिएगा। देखिए, तीन शब्द जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, एगो रूपाजीबा, एगो छंदवासिनी और एगो अनिष्कासिनी। छंदवासिनी, अनिष्कासिनी और रूपाजीबा। पहली बात, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला रूपाजीबा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रूपाजीबा। दूसरी बात, मौर्य काल में, दूसरी बात, मौर्य काल में जो है आपको, मौर्य काल में जो है आपको स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाएं जो है छंदवासिनी कहलाती थी, छंदवासिनी कहलाती थी। और मौर्य काल में संभ्रांत यानी अच्छे घरों की महिला जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी उसे अनिष्कासिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनिष्कासिनी। और इस समय यानी मौर्य काल को अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल में जो है तलाक लेने का अधिकार पुरुषों को भी था और महिलाओं को भी था। तलाक पुरुष भी ले सकता था और तलाक महिला भी ले सकती थी। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है तलाक के लिए कौन सा शब्द आया? मोक्ष। कौन सा शब्द आया है? मोक्ष शब्द आया है। क्लियर है? तो ये बात जो है आप याद रखिएगा। तो नीचे से हेडिंग मारिएगा सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था लिखिएगा। मौर्य काल में समाज में मौर्य काल में समाज में मौर्य काल में समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अच्छी थी, फुल स्टॉप। नीचे से नीचे से हेडिंग मारिएगा छंदवासिनी। छंदवासिनी डैश देकर लिखिएगा। छंदवासिनी डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। वैसी विधवा महिलाएं वैसी विधवा महिलाएं वैसी विधवा महिलाएं जो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीती थी,
उसे छंदवासिनी कहा गया। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। मौर्य काल में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। मौर्य काल में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त होता था। मौर्य काल में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त होता था। मौर्य काल में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त होता था। पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त होता था। आगे हेडिंग मारिएगा। अनिष्कासिनी। अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी डैश देकर लिखिएगा। मौर्य काल में संभ्रांत घरों की वैसी महिलाएं, मौर्य काल में संभ्रांत यानी अच्छे घर, मौर्य काल में संभ्रांत घरों की वैसी महिलाएं, मौर्य काल में संभ्रांत घरों की वैसी महिलाएं, मौर्य काल में संभ्रांत घरों की वैसी महिलाएं, मौर्य काल में संभ्रांत घरों की वैसी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसे अनिष्कासिनी कहा गया। जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उसे अनिष्कासिनी कहा गया। जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उसे अनिष्कासिनी कहा गया। 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 फुल स्टॉप। चलिए आगे। आगे हेडिंग मारिएगा। नहीं, हेडिंग नहीं मारना है, आगे स्टार मार के पहले लिखना है। मौर्य काल में, मौर्य काल में, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन, वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन, वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। इस प्रथा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इस प्रथा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा रूपा जीबा। नीचे से हेडिंग मारिएगा रूपा जीबा। रूपा जीबा। नीचे से हेडिंग मारिएगा रूपा जीबा। रूपा जीबा डैश देकर लिखिएगा। डैश देकर लिखिएगा। मौर्य काल में, मौर्य काल में, मौर्य काल में, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपा जीबा कहलाती थी। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपा जीबा कहलाती थी। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपा जीबा कहलाती थी। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपा जीबा कहलाती थी। रूपा जीबा कहलाती थी। नीचे से स्टार मार के लिखना है। अगला पॉइंट क्या लिखना है?
अगला पॉइंट लिखना है, मौर्यकाल में महिला और पुरुष दोनों को मौर्यकाल में महिला और पुरुष दोनों को तलाक लेने का अधिकार था। दोनों को तलाक लेने का अधिकार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तलाक के लिए, उसी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तलाक के लिए मोक्ष शब्द आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तलाक के लिए मोक्ष शब्द आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तलाक के लिए मोक्ष शब्द आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तलाक के लिए मोक्ष शब्द आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तलाक के लिए मोक्ष शब्द आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तलाक के लिए मोक्ष शब्द आया है। फुल स्टॉप। देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। एगो बात बताए हैं, उस आधार पे आप थोड़ा सा डिसीजन लेकर के हमको बताइएगा। तो हम आपको ये बात बताए हैं कि मौर्य काल में विधवा महिलाएं फिर से विवाह कर सकती थी। नहीं बताए? लिखाए हैं ना, लिखाए में बताए। अच्छा, जब विधवा महिलाएं फिर से विवाह कर सकती है, मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको इस और इशारा यह स्टेटमेंट करता है कि मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं होगा। अगर सती प्रथा का प्रचलन होता, महिला जिंदा बचबे नहीं करती, महिला जिंदा रहती ही नहीं पति के मरने के बाद, और पति के मरने के बाद जिंदा रहती ही नहीं तो वह, बात समझ रहे हैं? हाय, मतलब क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन, मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन, दास प्रथा का प्रचलन था? है? हाँ, तो नीचे से लिखिए स्टार मार के। हाँ, समझदार हो गए हैं अब आप लोग। लिखिए, मौर्य काल में मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। वहीं ध्यान रहे कि दास प्रथा का प्रचलन था। वही ध्यान रहे कि दास प्रथा का प्रचलन था। वही ध्यान रहे कि दास प्रथा का प्रचलन था। वही ध्यान रहे कि दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन था। फुल स्टॉप। चलिए, ये हो गया सामाजिक व्यवस्था। आगे हेडिंग मारिएगा, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। देखिए, आपको जो है मौर्य काल में इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत था, क्या था जानते हैं? इनकम का सबसे बड़ा स्रोत था कृषि। किसान जो अपने खेत में फसल उत्पादित करता था, किसानों के द्वारा उत्पादित फसल का एक निश्चित हिस्सा राजा ले लेता था। इसी को भूराजस्व कहा जाता था। यही मौर्य काल में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था। और इस समय जो है, जो कृषि होते थे,
कृषि होते थे, जैसे आज के डेट में पठार है, पर्वत है, मैदान है, वैसे ही मौर्य काल में जो है मुख्यतः 3 प्रकार की भूमि होती थी, कृष्ट, आकृष्ट और ऊंची भूमि। कृष्ट, आकृष्ट और स्थल भूमि। कृष्ट, आकृष्ट और स्थल भूमि। कृष्ट जोती गई भूमि, और भूमि की जुताई हुई है मतलब वहां कृषि होगा, तो कृष्ट भूमि उपजाऊ के श्रेणी में आता था। आकृष्ट बिना जोती हुई भूमि, यह उपजाऊ की श्रेणी में नहीं आता था। स्थल भूमि यानी जो ऊंची भूमि होती थी, जो पठारी पहाड़ी पर्वतीय इलाका होता था, पठारी पहाड़ी पर्वतीय इलाका में भी कृषि थोड़े की जाती है, नहीं। पर्वत पर जाकर के, हिमालय पर्वत पर आप गेहूं उगा पाइएगा ना, एकदम नहीं। छोटा नागपुर पठार में जाकर के धान उगा पाइएगा ना, एकदम नहीं। बल्कि जो आपको फसल उगेगा, गेहूं, चावल, धान जो भी उगेगा, वह मैदानी भाग में उगेगा। कहां उगेगा? मैदानी भाग में उगेगा। तो कृष्ट, आकृष्ट, स्थल भूमियों में जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी वह कृष्ट हुआ करती थी, जोती गई भूमि हुआ करती थी। और इस समय जो है एक भूमि होती थी जिस भूमि पर जो है बिना सिंचाई के भी कृषि हो जाती थी। वैसी भूमि जहां पर बिना सिंचाई के भी कृषि हो जाती थी उसको अदेब मात्रिक भूमि कहा जाता था। अदेब मात्रिक भूमि कहा जाता था, अदेब मात्रिक। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप अगर किसान पृष्ठभूमि से आते होंगे तो आपके पास जो खेत होता होगा, कुछ खेत ऐसा होता होगा जिसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, कुछ खेत ऐसा होता होगा जिसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती होगी, और कुछ खेत ऐसा होता होगा जिसमें पानी की आवश्यकता होती ही नहीं होगी, बिना पानी का ही उसमें जो है फसल उग जाता होगा। तो मौर्य काल में भी कुछ ऐसी भूमि थी, कुछ इतनी अधिक उपजाऊ भूमि थी जहां पर बिना सिंचाई का भी कृषि हो जाता था, बिना सिंचाई का भी कृषि हो जाता था। तो मौर्यकालीन वैसी भूमि जहां बिना सिंचाई के भी कृषि हो जाते थे उसको अदेब मात्रिक भूमि कहा जाता था। यह बात याद रखना जरूरी है। कृष्ट, आकृष्ट नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदेब मात्रिक भूमि याद रखना जो है आपके लिए जरूरी है। समझ गए? तो एक तो कृषि राजस्व का एक साधन था। दूसरा, मौर्य काल में जो है कई सारे उद्योग प्रचलन में आ गए थे। उन उद्योगों में जो है सबसे प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। तो सूती वस्त्र उद्योग से भी जो है राजा को कुछ इनकम होता था। व्यापारी भी जो है राजा को कुछ टैक्स देता था, व्यापारी भी राजा को कुछ टैक्स देता था। तो वह भी इनकम का जो है आपको एक प्रमुख स्रोत माना जाता था। क्लियर है? तो आप इन चीजों को लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता यानी वित्त का साधन, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता यानी वित्त का साधन, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता यानी वित्त का साधन, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता यानी वित्त का साधन माना जाता था। 1 नंबर में कृषि, 2 नंबर में पशुपालन, 1 नंबर में कृषि, 2 नंबर में पशुपालन, 3 नंबर में उद्योग। 1 नंबर में कृषि, 2 नंबर में पशुपालन, 3 नंबर में उद्योग। 1 नंबर में कृषि, 2 नंबर में पशुपालन, 3 नंबर में उद्योग। अब नीचे से लिखिएगा कृषि डैश देकर लिखिएगा। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत
राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कृषि हुआ करता था। फुल स्टॉप। कृषि भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता था। कृषि भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता था। राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता था। राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता था। प्रमुख कृषि भूमि निम्न है। प्रमुख कृषि भूमि निम्न है। एक नंबर में कृष्ण भूमि, एक नंबर में कृष्ण भूमि। एक नंबर में कृष्ण भूमि डैश देकर, जोती गई भूमि डैश देकर, जुती हुई भूमि, जुती हुई भूमि या जोती गई भूमि, वही बात है। जुती हुई भूमि, जुती हुई भूमि। दो नंबर में आकृष्ट, आकृष्ट भूमि। आकृष्ट भूमि डैश देकर, बिना जुती हुई भूमि डैश देकर, बिना जुती हुई भूमि। डैश देकर, बिना जुती हुई भूमि डैश देकर, बिना जुती हुई भूमि। तीन नंबर में स्थल, तीन नंबर में स्थल। डैश देकर ऊंची भूमि, ऊंची भूमि को स्थल कहा जाता था। ऊंची भूमि को स्थल कहा जाता था। आगे अदेमात्रिक, अदेमात्रिक डैश देकर, अदेमात्रिक डैश देकर, वैसी भूमि जहां बिना वर्षा का भी, वैसी भूमि जहां बिना वर्षा का भी फसल उगाया जा सकता था। वैसी भूमि जहां बिना वर्षा का भी फसल उगाया जा सकता था, उसे उसे अदेमात्रिक भूमि कहा गया। उसे अदेमात्रिक भूमि कहा गया। नीचे से स्टार मार के, मौर्य काल में भू राजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। स्टार मार के लिखिएगा। मौर्य काल में भू राजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग होता था।
आगे हेडिंग मारिएगा उद्योग धंधा। मौर्य काल में भू राजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग होता था। उद्योग धंधा डैश देकर लिखिएगा। मौर्य काल में सूत काटना और बुनना, सूत काटना और बुनना, मौर्य काल में सूत काटना और बुनना मौर्य काल में सूत काटना और बुनना, सूत काटना और बुनना यानी वस्त्र उद्योग, सूत काटना और बुनना अर्थात वस्त्र उद्योग, अर्थात वस्त्र उद्योग, अर्थात वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग माना जाता था। इस समय उसी में कंटिन्यू लिखेगा। इस समय उद्योग धंधों के संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। इस समय उद्योग धंधा के संस्थान को, इस समय उद्योग धंधा के संस्थान को 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 श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ऐसे श्रेणी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। श्रेणी के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। 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 फुल स्टॉप। सार्थवा व्यापारियों के एक पॉइंट लिखिए नोट दे करके, हेडिंग मारिएगा सार्थवा। सार्थवा लिख देते हैं, क्या क्यों मत कीजिए। सार्थवा, 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 सार्थवा बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखे। चलिए अब सुनिए, देखिए जैसे एक व्यापारी है, ठीक है, एक व्यापारी है, वो अपना व्यापार कर रहा है, ठीक है। कभी कभी जो है व्यापारियों का एक समूह, व्यापारियों का एक काफिला, व्यापारियों का एक काफिला एक साथ व्यापार करने के लिए जाता था। जैसे इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे गांव घर में हटिया लगता है सप्ताह में एक दिन, कहीं कहीं सप्ताह में एक दिन, कहीं कहीं 2 दिन, हाँ छोड़िए ना जितना दिन भी लगता है। तो आप देखते होंगे कि एक गांव में कुछ किसान ऐसे हैं जो अपना भैंस बेचना चाहता है। एक गांव में 5 किसान अपना भैंस बेचना चाहता है। तो सबको एक दूसरे का पता होता। अब एक गांव में है तो बात तो मालूम हो ही जाएगा, समझ गए। तो अब 5 किसान को अपना भैंस बेचना है तो पांचों अपना भैंस लेकर के एक साथ चला जाता है। तो वहां पर एक व्यापारी नहीं है बल्कि कई व्यापारी है, 5 व्यापारी है। तो होता यह था कि मौर्य काल में व्यापारी का एक काफिला, व्यापारी का एक कारवां या कई व्यापारियों का एक समूह, कई व्यापारियों का एक समूह, सब बात एक है। कई व्यापारियों का एक समूह जो है
एक साथ व्यापार करने के लिए निकलता था। तो मौर्य काल में व्यापारियों का जो काफिला व्यापार करने के लिए निकलता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवाह। तो नीचे से लिखिएगा सार्थवाह, हेडिंग मारिएगा, हेडिंग मार ही लिए होंगे, डैश देकर लिखिए। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिला को, मौर्य काल में व्यापारियों के काफिला को, मौर्य काल में व्यापारियों के काफिला को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिला को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिला को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिला को सार्थवाह कहा जाता था। चलिए, खत्म हो गया। अब परिशिष्ट। परिशिष्ट में जो है पढ़ाने के दौरान वैसा चीज जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है और वो किसी ना किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, तो उन चीजों को स्टार मार मार के लिखवा देंगे और साथ ही साथ याद करवा देंगे। ठीक है? तो अब जो है आपको काम क्या है, आज जितना लिखाए हैं 1 मिनट में उसको पढ़ जाइए, फिर 1 मिनट में हम याद करवाएंगे, फिर परिशिष्ट बताएंगे। ठीक है? जल्दी पढ़िए। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी पढ़िए। आप लोग को ऐसा नहीं है कि स्पेशल हम बोलेंगे। ये कैमरा टेढ़ा लग रहा है, वो कैमरा टेढ़ा है का? आइए बोर्ड पे, अब पढ़ लिए होंगे आप। आइए बोर्ड पे। मौर्य काल में वैसी विधवा महिलाएं जो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करती थी, क्या कल? हाँ, यानी मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन था? नहीं ना था। दास प्रथा का, दास प्रथा, महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी ना? आए, वैसी महिलाएं, संभ्रांत घरों की वैसी महिलाएं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्या? संभ्रांत घरों की वैसी महिलाएं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्या कहलाती थी? अनिस स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। वेश्यालय की प्रधान क्या कहलाती थी? गणिकाध्यक्ष। क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? गणिकाध्यक्ष। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा। मौर्य काल में भूराजस्व की दर उत्पादन का कितना? 1/, मौर्य काल में भूराजस्व की दर उत्पादन का 1/6। जुती हुई भूमि क्या कहलाती? जुती हुई भूमि, बिना जुती हुई भूमि, बिना जुती हुई भूमि, ऊंची भूमि, ऊंची भूमि। अच्छा, वैसी भूमि जहां बिना वर्षा का खेती होता, क्या? क्या? अच्छा, सूत काटना और बुनना यानी वस्त्र उद्योग मौर्यकालीन
सबसे प्रमुख उद्योग था ना जी। व्यापारियों की संस्था को क्या कहा जाता? व्यापारियों की संस्था को। श्रेणी के प्रधान को, श्रेणी के प्रधान को, व्यापारियों के काफिला को, व्यापारियों के काफिला को, हाँ सार्थवा ना, बात क्लियर। अब परिशिष्ट, अब क्या? परिशिष्ट। परिशिष्ट लिखिए। परिशिष्ट में, परिशिष्ट में लिखिए 1 नंबर में, 1 नंबर में लिखिएगा परिशिष्ट में, साम्राज्य में यानी मौर्य साम्राज्य में, साम्राज्य में, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व उसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, उसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, उसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था। हाँ क्या हुआ? नहीं बोलेंगे, कहां ध्यान रहता है? साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों के नियुक्ति के पूर्व, लिखे यहां तक, पूर्व उसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, उसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा गया, जिसे उपधा परीक्षण कहा गया, जिसे उपधा परीक्षण कहा गया। और इसको याद भी करते जाएंगे फटाफट, समझते भी जाएंगे, याद भी करते जाएंगे। देखिए सुनिए, मौर्य काल में एक बड़ा साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। उसको कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। बोलिए ना जी। हाँ, प्रांतों में विभाजित किया गया था। तो प्रांत में जो है मुख्यमंत्री यानी जो है एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, वो हो गया, और पुरोहित यानी जो धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। इन दोनों की नियुक्ति जो है ना, इन दोनों की नियुक्ति करने से पहले उसके कैरेक्टर को देखा जाता था। समझ गए? इन दोनों की नियुक्ति करने से पहले उसके कैरेक्टर को देखा जाता था, उसकी जांच छानबीन की जाती थी कि इसका कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, और तब फिर जाकर के इस पद पर नियुक्ति की जाती थी किसी व्यक्ति की। तो मुख्यमंत्री और पुरोहित के नियुक्ति के पूर्व मौर्य साम्राज्य में जो उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, उसको उपधा परीक्षण कहा गया। क्या कहा गया? तो मौर्य काल में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व, मौर्य काल में मुख्यमंत्री और पुरोहित के नियुक्ति के पूर्व जो उसके चरित्र को जांचा परखा जाता था, उसे क्या कहा गया? उपधा परीक्षण। दूसरा पॉइंट, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्राम के प्रशासन को संभालता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्राम के प्रशासन को संभालता था, जो 10 ग्राम के प्रशासन को संभालता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्राम के प्रशासन को संभालता था। और सबसे बड़ा राजा, सबसे छोटा गोप। समझ गए? तो मौर्य काल में
प्रशासकों में सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। अशोक के समय, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था या रज्जुक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक या रज्जुक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक या रज्जुक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक या रज्जुक कहा जाता था। बता दीजिए, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता? अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता था? अच्छा, एगो बात बताइए, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के विनाश करने में किस शासक ने, कश्मीर के किस शासक ने साथ दिया? प्रवर्तक ना लिखाए हैं ना। चलिए एगो बात और बताइए, कौन मौर्यकालीन ऐसे शासक हुए जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त? अशोक ना लिखाए हैं ना, लिखाना नहीं ना है। एक और बात बताइए, सांची का स्तूप कौन बनाया? अशोक ना। ये बात लिखाना है, लिखाए कि नहीं लिखा? नहीं लिखा है, लिखाए बौद्ध धर्म में। और सांची का स्तूप कहां है जी? मध्य प्रदेश में ना है? हाय, अच्छा एगो बात और बताइएगा, पाटलिपुत्रा के प्रशासन के विषय में जानकारी कौन ग्रंथ देता है? मेगास्थनीज का इंडिका नहीं देता है। ये बात नहीं बताए हैं और नहीं लिखाए हैं, एकदम से लिखाए हैं, समझ गए, एकदम से लिखाए हैं। इसके बाद आगे बताइएगा, सांची का स्तूप अशोक ने बनाया, आपको मालूम ही है। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल था? नहीं, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल, क्योंकि इसके बाद अशोक के साम्राज्य में असम भी शामिल नहीं था। अशोक के साम्राज्य में ना श्रीलंका शामिल था ना असम शामिल था, क्योंकि यहां से जो है अशोक के कोई अभिलेख मिले नहीं, कोई अभिलेख मिले। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा, अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका और असम जैसे क्षेत्र शामिल नहीं थे। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका और असम जैसे क्षेत्र शामिल नहीं थे। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका और असम जैसे क्षेत्र शामिल नहीं थे। चलिए एगो बात और बताइएगा, लिख लिए? लिखे? अच्छा एगो बात बताइएगा, क्या अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा से उसका कोई अभिलेख मिला है? नहीं बताए, एकदम बताए। हो सकता है लिखाए ना हो, बताए पूरा है, एकदम हमको याद है। नीचे से लिखिए, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा से उसका कोई अभिलेख नहीं मिला है। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा से उसका कोई अभिलेख नहीं मिला है। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा से उसका कोई अभिलेख नहीं मिला है। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा से उसका कोई अभिलेख नहीं मिला है, नहीं मिला है। लिखे, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा से अभिलेख मिला है? हाँ, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा से अभिलेख मिला है। अच्छा, पाटलिपुत्रा के प्रशासन के विषय में जानकारी कौन ग्रंथ देता है? इंडिका। कौन देता है? अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका था, असम था नहीं ना। अच्छा आगे लिखिए, सहिष्णुता, उदारता और करुणा। सहिष्णुता,
सहिष्णुता, उदारता, सहिष्णुता, उदारता, उदारता और करुणा, और करुणा जैसे त्रिविध आधार पर, और करुणा जैसे त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना अशोक ने किया। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना अशोक ने किया। कहने का मतलब यह हुआ कि अशोक जब शासन कर रहा था तो इन चीजों का अनुसरण करते थे। अशोक सहिष्णु शासक था, मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलते थे। उदार था, यानी दयालु प्रकृति का था। समझ गए? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा जैसे त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने किया? अशोक ने। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, आगे लिखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कौन ऐसा शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? लिखाए हैं? लिखाए हैं? बताए हैं, लिखाए नहीं है? नीचे से स्टार मार के लिखिए। अशोक एक ऐसा शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। अशोक एक ऐसा शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। अशोक एक ऐसा शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। अशोक एक ऐसा शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द आया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द आया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द आया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द आया है। अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का शासक था? मिस्र का। कहां का? अशोक से पहले शांतिवादी नीति अपनाया था? नहीं अपनाया था। लिखा है ना? मिस्र का शासक था, ये बात लिखा है ना? लिखाना नहीं ना है? अच्छा, चलिए इतना 1 मिनट में याद कर लीजिए। तो 1 मिनट में पढ़ लीजिए, फिर से इसको याद करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। कितना? बहुत बहुत सैकड़ों, कोई गिनती ना। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं। याद करते जाइए फटाफट। पढ़ लिए? 1 मिनट में बताएंगे, फटाफट बताइए। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को जांचा पर क्या कहलाता था? प्रशासकों में सबसे छोटा, सबसे छोटा। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा? क्या कहा जाता था? नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के किस राजा किससे? प्रवर्तक से ना। कौन ऐसा मौर्य शासक था जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त? आए अशोक ना। पाटलिपुत्रा के प्रशासन की चर्चा कौन ग्रंथ में? इंडिका में ना। पाटलिपुत्रा के प्रशासन की चर्चा कौन ग्रंथ में? सांची का स्तूप कौन बनाया? सांची का स्तूप कौन बनाया? अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका था?
असम है? पाटलिपुत्रा में अशोक का अभिलेख मिला है? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने किया? किसने किया? कौन ऐसा शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? कौन? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए कौन सा शब्द? कौन सा शब्द? अशोक का समकालीन तुर्क में कहां का शासक था? कहां का शासक था? मिस्र का। अच्छा, एगो बात बताइएगा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण कितने प्रकरण में बटे हुए? 15 अधिकरण 180। ये लिखाना होगा, है ना? लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ होगा। जहां पर चाणक्य बताए होंगे वहां पर बताए होंगे। अच्छा, इसके बाद एक और बात बताइए, अशोक अपने किस शिलालेख में घोषणा करता है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर। आय छठा ना, आय छठा ना, मौर्यों का राजकीय वर्ष आषाढ़ जुलाई से प्रारंभ होता था। नीचे से लिखिएगा, मौर्यों का राजकीय वर्ष, जैसे वर्तमान में जो हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, आज से प्रारंभ होता है, वैसे ही मौर्यों का जो राजकीय वर्ष होता था, फाइनेंशियल ईयर होता था, वह आषाढ़ यानी जुलाई माह से प्रारंभ होता था। याद रखिएगा, नीचे से लिखिए, मौर्यों का राजकीय वर्ष आषाढ़, कष्ट में जुलाई, मौर्यों का राजकीय वर्ष आषाढ़ कष्ट में जुलाई से प्रारंभ होता था, कष्ट में जुलाई से प्रारंभ होता था। इसके बाद एगो बात आप लोग जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आता है? ये बात जानते हैं? नहीं जानते हैं, बकलोल सब। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में 5 गो देश आता। क्या गो देश? 1 नंबर में भारत, और 2 नंबर में पाकिस्तान, 3 नंबर में बांग्लादेश, और 4 नंबर में नेपाल, 5 नंबर में भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में यही 5 गो देश आता। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या गो देश आए? भारतीय उपमहाद्वीप में क्या गो देश? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेपाल और आए, क्लियर? अब नहीं भूलिएगा, भारतीय उपमहादेश में क्या गो देश आए? क्या गो? अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में आता है? नहीं ना। अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख मिले हैं, हाँ या ना? हाँ। सार ए कुना, सार ए मिला है ना? तो आपसे यह पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर किस देश से अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो उत्तर अफगानिस्तान, उत्तर अफगानिस्तान। नीचे से स्टार मार के लिखिए। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख मिले हैं। लिख लिए जल्दी। अच्छा, इसको बड़ी कंफ्यूजन होता है। अफगानिस्तान, हाँ था हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय वही तो जीता था। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, वही तो जीतवे किया था। दहेज में नहीं मिला था जी। लिख लिए, याद हुआ? चलिए इसके बाद आगे सुनिए। अशोक का जो गृह नीति था और अशोक का जो विदेश नीति था,
अशोक की जो गृह नीति थी और अशोक की जो विदेश नीति थी, दोनों बौद्ध धर्मों से प्रेरित था। दोनों बौद्ध धर्म से प्रेरित था। किससे? बौद्ध धर्म से। नीचे से लिखिएगा। अशोक की गृह नीति और विदेश नीति, अशोक की गृह नीति और विदेश नीति, लीजिए ना फोन रिसीव कीजिए ना हो। अशोक की गृह नीति और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्शों से प्रेरित था। अशोक की गृह नीति और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्शों से प्रेरित था। अच्छा, एगो बात बताइएगा, ये बात लिखाए हैं, भारत का प्रथम अस्पताल अशोक ने बनाया है? आए? अच्छा, एगो बात और बता दीजिएगा, ये बात लिखाए हैं कि अशोक ने अपनी राजधानी में प्राणी को मारना यानी जीव हत्या करना बंद कर, लिखा दिए है ना? बताए थे, याद है? लिखाए कि नहीं लिखा? हमको याद ना, लिखा दिए है ना? हाँ। अच्छा, एगो बात और बताइए, अशोक ने जियो और जीने दो का नारा दिया, लिखा है? देखिए, सुनिए सुनिए न, सुनिए, देखिए, महावीर स्वामी भी जियो और जीने दो का नारा दिया था और अशोक भी जियो और जीने दो का नारा दिया था। अगर मौर्य शासक के संदर्भ में पूछेगा किसने जियो और जीने दो का नारा दिया तो अशोक ने, और जैन धर्म के संदर्भ में पूछेगा तो महावीर, महावीर। दोनों अपने अपने जगह सही है, ठीक है? हाँ, तो नीचे से लिखिए, मौर्य शासक अशोक ने भी जियो और जीने दो का नारा दिया। मौर्य शासक अशोक ने भी जियो और जीने दो का नारा दिया। मौर्य शासक अशोक ने जियो और जीने दो का नारा दिया। अगला पॉइंट लिखिए, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण उसका देवनाम प्रियदर्शी उपाधि है। इसका प्रमाण उसका देवनाम प्रियदर्शी उपाधि है। इसका प्रमाण उसका देवनाम प्रियदर्शी उपाधि है। आगे एक और पॉइंट लिखिए, मिस्र के शासक अखनातून ने, मिस्र के शासक अखनातून ने, मिस्र के शासक अखनातून ने, अखनातून ने, मिस्र के शासक अखनातून ने, अखनातून ने, मिस्र के शासक अखनातून ने, अखनातून ने 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शांतिवादी नीति अपनाई। मिस्र के शासक अखनातून ने 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शांतिवादी नीति अपनाई। 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शांतिवादी नीति अपनाई। नाई, फुल स्टॉप, लिख लिए। मौर्यकालीन अधिकारी रज्जुक की तुलना, अगला पॉइंट, मौर्यकालीन अधिकारी रज्जुक
मौर्यकालीन अधिकारी रज्जुक या राजूक, वही है। मौर्यकालीन अधिकारी रज्जुक की तुलना आज के जिलाधिकारी से की जाती है। आज के जिलाधिकारी से की जाती है, समझे? जो जिसे राजस्व वसूलने और न्याय करने, जिसे राजस्व वसूलने और न्याय करने दोनों अधिकार प्राप्त था। चलिए अब आप लोग को एगो बात बताते हैं, देखिए। पहले जहां तक याद कर लिए थे वहां से आगे पढ़िए और याद कीजिए, तब एगो बात बताएंगे। जहां तक याद कर लिए थे, ऊपर जाकर के सही से क्लास लगाइए। क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कल क्लास डिस्टर्ब हो गया है। क्लास डिस्टर्ब हो जाता है तो माथा काम करना बंद कर देता है। पढ़े, आइए याद करते हैं। किस मौर्यकालीन अधिकारी की तुलना आज के जिलाधिकारी से की जाती है? किस मौर्यकालीन अधिकारी की तुलना आज के जिलाधिकारी से की जाती? रज्जुक ना। मिस्र के किस शासक ने शांतिवादी नीति अपनाई थी? हाय, मिस्र के किस शासक ने 14वीं सदी ईस्वी पूर्व में शांतिवादी नीति अपनाई थी? हाय, अखनातुन ना। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था छोड़ी थी। इसका प्रमाण क्या है? उसका देवनाम प्रियदर्शी की जियो और जीने दो का नारा किस मौर्य शासक? किसने? अशोक ने ना। अशोक की गृह और विदेश नीति कौन धर्म के आदर्शों? कौन धर्म? अशोक की विदेश नीति और गृह नीति कौन धर्म? आगे, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहां से पाया गया? कहां से? कहां से? मौर्यों का राजकीय वर्ष कौन माह से प्रारंभ? कौन माह से? कौन माह से? क्लियर है? चलिए, मौर्यकाल खत्म हो गया। अब एगो बात बता, बात ऐसा है कि आप जो है आज के आज जाइएगा घर और देखिए, आज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए ये बात बोल रहे हैं, मौर्यकाल खत्म हो गया। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव किताब रखिए, जैसे लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, पूर्वावलोकन है, परीक्षावाणी है, और भी बहुत सारा है, ठीक है, रखिए। और जैसे कोई चैप्टर समाप्त हो, क्वेश्चन बनाइए उससे। देखिए, क्वेश्चन बनाइएगा ना तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ना, तो उससे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और विशेष तौर पर हम आपको कहेंगे कि आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव या पूर्वावलोकन, ये दोनों में से कोई बनाइए। अब यही दोनों क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? ये दोनों इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों बुक जो है ना एक प्रकार का क्वेश्चन बैंक है। मतलब जो परीक्षा हो चुका है उसमें पूछे गए प्रश्न है इसमें, और पूछे गए प्रश्न, पहले पूछे गए प्रश्न को अगर आप बना पा रहे हैं, मतलब
आगे आने वाले परीक्षा में भी आप प्रश्न बना पाएंगे। समझ गए चीजों को? तो ये बात हर चैप्टर समाप्त होने के बाद नहीं बोलते हैं, लेकिन आप हर चैप्टर समाप्त होने के बाद इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे एक अच्छा विद्यार्थी क्या करेगा जानते हैं? एक अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसका रिजल्ट होगा वो क्या करेगा? होनहार विद्यार्थी क्या करेगा जानते हैं? मोरी खत्म कर दिए हैं, वो जाएगा आज के आज वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा, पक्का बनाएगा। आप ही में से कुछ विद्यार्थी बनाता है और मैक्सिमम नहीं बनाता है, मैक्सिमम नहीं बनाता है, कुछ बनाता है, इसलिए कुछ का रिजल्ट होता है, मैक्सिमम का रिजल्ट। जबकि काम होना चाहिए सबको बनाने का। देख रहे हैं अभी हम समझा रहे हैं तो उधर पीछे से निकल रहा है, वो सब आओ सनम जाओ सनम है, वो सब का कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। वो सब ऐसे आज मेरे पास आ रहा है जा रहा है, कल किसी और के पास आएगा जाएगा, परसों किसी और के पास आएगा जाएगा, ऐसे जीवन भर वो आते ये जाते रह जाएगा, उसका रिजल्ट उजल्ट नहीं होने जा रहा है। समझ गए? हाँ देखिए, और दूसरी बात यह है कि इससे जो है अनुमान भी लगता है कि आप सही जा रहे हैं या आप गलत जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक है वो, वहां से क्वेश्चन बन रहा है मतलब आप सही जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है मतलब आप गलत जा रहे हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन बनना चाहिए, बनेगा, आप जा करके बनाइएगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए पटना में सब टीचर सोमवार से शुक्रवार पढ़ाता है, हम लोग सोमवार से शनिवार पढ़ाते हैं। सबका क्लास आवर होता है 1 घंटे का, सबका क्लास आवर 1 घंटे का होता है, और 1 घंटा में 40 से 45 मिनट पढ़ाता है। हम लोग का क्लास आवर होता है 2 घंटे का, जिसमें 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। ठीक है, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं और सबसे बेहतर हम लोग देते हैं। समझ गए? और सप्ताह में 6 दिन क्लास होता है। तो देखिए 6 दिन क्लास रखने का कारण क्या है जानते हैं? 6 दिन क्लास रखने का कारण ये है कि एक दिन अगर डिस्टर्ब भी होगा तो 5 दिन तो हो जाएगा। ऐसे तो कभी एक काल ना डिस्टर्ब होता है, समझिए, कभी काल डिस्टर्ब होता है, ना के बराबर डिस्टर्ब होता है। समझ गए? ना के बराबर डिस्टर्ब होता है। मेरा क्लास तो नहीं है कि बराबर डिस्टर्ब होता है। हम एक रोज आपका क्लास नहीं हुआ था, आज से 15 दिन पहले भयंकर बुखार था, टाइफाइड हो गया था, 14 को सुई लिए हैं सुबह शाम, फिर भी आपका क्लास सिर्फ 1 दिन बंद रखे। सब रोज क्लास लिए हैं, खांसते हुए हर रूप में क्लास लिए हैं। क्लास में देखते हैं खांसते हैं ना जी, हर रूप में क्लास लिए हैं। तो आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को क्या समझिए, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आप इसको पॉजिटिव वे में ऐसे लीजिए कि जब हमको पढ़ाने वाले बीमार रहते हुए, टाइफाइड होते हुए, सुई लेते हुए हमको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा पेट दर्द करता है, माथा दर्द करता है, तुरंत क्लास स्किप कर देते हैं, तुरंत कॉपी उपी बंद करके आराम से कम्बल तान के सो जाते हैं। तो ऐसे में थोड़े सफलता मिलता है। अगर मान लिया जाए कि एक बात बताइए, हम अगर 1 सप्ताह क्लास बंद ही कर देते जब तक हमको सुबह शाम सुई लग रहा था, तो ऐसा थोड़े है कि आप लोग हमको कुछ कर लेते, कुछ नहीं करते। समझ गए? लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसको लेकर के जो हम क्लास लेते रहे। समझ गए? तो बात यह है, इस चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए, और छोटा मोटा सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड ये सबको जो है हल्का में लीजिए। इस सबको आप लोग बहुत टफ में ले लेते हैं, इस सबको एकदम हल्का, हर बीमारी को हल्का में लेना है। समझ गए? और जो मूल काम है, मूल काम क्या है? हमारा मूल काम पढ़ाना है, आपका मूल काम पढ़ना है। क्या है? पढ़ना। तो हमेशा पढ़ने के विषय में सोचिए। कुछ हो जाए, माथा दर्द करे सेराडोन खाइए पढ़िए, बुखार लग जाए डोलो खाइए पढ़िए। समझ गए? जो बीमारी हो जाए उसका दवाई खाइए पढ़िए, तभी सफल होइएगा, नहीं तो सफल उफल नहीं हो पाइएगा। कंपटीशन का लेवल यहां है और आप लोग यहां हैं। समझिए, एकदम नीचे हैं आप लोग और कंपटीशन का लेवल एकदम ऊपर है। तो ऐसे में आओ सनम जाओ सनम वाला का रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। जो दिल लगा के पढ़ाएगा रिजल्ट उसी का होगा, जो मेहनत करेगा उसी का रिजल्ट होगा, सही दिशा में मेहनत करेगा, जो कहेंगे करेगा उसी का रिजल्ट होगा, सबका रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है? हाँ, और सब बढ़िया है? हाँ, अब हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद।